मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं स्टूडेंट आर्यन टॉक। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी सोच, अपने कार्य और समाज सेवा के प्रति समर्पण से मेवात क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सामाजिक जागरूकता, नशा मुक्त अभियान, चाहे दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण और समाज को सकारात्मक दिशा देने की बात हो तो इनका नाम सम्मान के साथ सबसे पहले लिया जाता है। समाज सेवा को केवल मंचों तक सीमित ना रखकर उसे जमीनी स्तर तक पहुंचाने, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने और सकारात्मक बदलाव की सोच को आगे बढ़ाने का उनका यह निरंतर प्रयास होता रहा है। सरपंच के रूप में जनसेवा, समाज सुधारक के रूप में सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन्होंने हमेशा समाज हित को अपनी पहली प्राथमिकता दी है। आज हम उनसे जानेंगे उनके जीवन का संघर्ष, समाज सेवा के पीछे की प्रेरणा, मेवात का बदलता स्वरूप, युवाओं से उनकी उपेक्षाएं और सामाजिक मुद्दों पर बेबाक राय उनकी। तो आइए बिना किसी देर के स्वागत करते हैं समाज सेवी, समाज सुधारक, सरपंच आदरणीय श्री खूबी खान जी का। सर, स्टूडेंट आर्यन टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले आपके बचपन से शुरुआत करते हैं। आपने अपने बचपन की शुरुआत कैसे की सर? खूबी खान जी का बचपन कैसा था? किन परिस्थितियों में उनका बचपन गुजरा, ये बताएं सर। मैं बचपन में पहले से ही थोड़ी बहुत खुराफाती करता था जी। छेड़खानी करता रहता था और मैंने पढ़ाई भी की है। उसके बाद में स्कूल में मैं क्लास मॉनिटर रहता था। मॉनिटर? हाँ, मॉनिटर रहता था। तो थोड़ी बहुत तो बच्चों में खुराफाती हो ही जाती, लेकिन मुझ में थोड़ी ज़्यादा थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद में मैंने ठेकेदारी का काम उठाया है। भिवाड़ी ढाबा कम्प्लेक्स पे ऑफिस खोला। ऑफिस खोलने के बाद में यहाँ सारे ही सर्व समाज के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सारे मिल के रहते हैं ढाबा कम्प्लेक्स पे। आज भी हैं, पहले भी थे। तो यहाँ पे मेरा एक दोस्त बन गया था देवेंद्र यादव। तो हमारा दोनों का काम था गरीबों की सेवा करना, गरीबों की हिफाजत करना और गरीबों की मदद करना। तो यहाँ बिहार से, यूपी से, बंगाल से, हर जगह से लोग काम करने के लिए, बेचारे गरीब आदमी अपना पेट भरने के लिए यहाँ आते थे। और वो कोई रेहड़ी लगाता था, कोई सब्जी बेचता था, बेचारे उसके माध्यम से वो 2 पैसे कमाते थे, अपना पेट भरते थे जी। तो उस टाइम यहाँ लोकल में खुराफाती थी, लोग बदमाशी करते थे और उन गरीबों को परेशान करते थे। दारू वारू पी के तो छेड़खानी करते थे, उनके पैसे वैसे लूट लेते थे। तो वो शिकायत लेके हम पे आते थे। तो सबको पता था कि खूबी के पास जाओ, वो इनकी हिमायत कर लेगा। ऐसा ही वो देवेंद्र था, ऐसा ही मैं था। तो हम उनकी हिमायत करते थे और उनका साथ देते थे और उन जो खुराफाती करते थे उनके साथ उनको धमकाते थे, इलाज करते थे, उनका इलाज भी करते थे अगर कोई नहीं मानता था। तो इसके चलते चलते मेरे को ऐसा शौक लगा, अगर नहीं समाज, सर्व समाज कोई भी है, कोई भी गरीब आदमी है, उसकी सेवा करनी चाहिए। और बहुत से लोग गांव के आते थे, किसी गांव में लड़ाई होगी, किसी को कोई दबंग परेशान कर रहा है, तो यहाँ थाना भी नज़दीक था। तो लोग जाने पहचान होने लगी तो मेरे पास आने लगे, मैं भी जाने लगे इधर उधर। तो मैं देखता था कि नेता नागड़ा और ये पंच सरपंच, ये गरीब आदमियों को साथ नहीं देते थे बिल्कुल। और ये क्या करते थे, जो यहाँ इनको वोटें ज़्यादा दिखती थी उसकी नाजायज मदद करते थे, जिस पे पैसा था, पैसा वाला था, उसकी मदद करते थे। तो मैं सब कुछ देखता था। तो फिर मैंने कई बार तो थानेदारों को भी धमकाया है थाने में, और मैंने उनकी बहुत मदद करी। तो मेरे को ऐसा शौक लगा अल्लाह के रास्ते का, ऊपर वाले के रास्ते का, भलाई के रास्ते का, और मैं ये काम आगे बढ़ाता चला गया। उसके बाद में 2010 में मैंने चुनाव लड़ा सरपंची का। 5 कैंडिडेट थे, बहुत बड़े बड़े, और मैं अकेला था। तो ऊपर वाला ने उसमें मेरे को कामयाबी दी और सारे गरीब आदमियों ने ही मेरी वोट दी। फलने का जो आदमी थे वो तो मेरे पास के नहीं निकलते थे, गरीब आदमियों से मेरा पहले से लगाव था। और अल्लाह के हुक्म से उन गरीब आदमियों की मदद से मेरे को सरपंची मिली और मैं चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद में मैंने खूब
गरीबों की, हर आदमी की, सर्व समाज की पूरी जितनी मेरे से हो सके मैंने पूरी मदद करता था। हर आदमी के दुख सुख में खड़ा रहता था। कहीं भी कोई अत्याचार होता था या पुलिस करती थी या कोई नेता नांगड़ा करता था या कोई दबंग करता था तो मैं सबसे पहले आगे खड़ा मिलता था उनको। मगर ये मैं नहीं होने दूंगा जब तक मेरे सांस हैं, अल्लाह के हुक्म से। और मेरे बाद में अगर हम मर जाएं, कोई बात हो, कुछ भी करना, फिर हमारा तो कोई ऐसा है नहीं। लेकिन अपने जीते हुए हम इसे नहीं देख सकते किसी गरीब आदमी के साथ अत्याचार। बहुत ये अच्छी काम सोच थी था। सर आपकी। समाज सेवा का विचार आपके मन में पहली बार कब आया? क्या कोई ऐसी घटना थी जिसने आपकी जिंदगी की दिशा बदल दी, मतलब टर्न करके रख दिया आपकी जिंदगी को? एक लाला जी था बढ़िया, हिसार का था वो, और हाँ। वो बहुत बड़ा कपास की मिल थी उसके कई, हाँ बहुत बड़ा सेठ था। हाँ वो घाटा में आ गया और लोगों का उसके पास दुनिया भर का कर्जा चढ़ गया। तो वो आत्महत्या करने की नौबत उसकी होगी। तो उसके घरवाले ने कही आत्महत्या से तो बढ़िया है हम यहाँ ये हिसार छोड़ चलते हैं, कहीं जाके अपना पेट पाल लेंगे। तो वो आदमी मेरे पास यहाँ ढाबा कम्प्लेक्स में आए थे। उन्होंने मेरे को सारी बताई, जो भी उनके साथ बीती हुई सच्चाई से मैंने उनकी मदद करी। और फिर 6 महीने बाद वो बेचारा अटैक होके चल बसा। तो मैंने उसी दिन ठान लिया था कि दुनियादारी में तो कुछ रखा है नहीं। जब जो कुछ होता है ऊपर वाले की तरफ से होता है, अमीरी और गरीबी देने वाला वही है। तो भाई हमने समाज के हित में काम करना है, ऊपर वाला की राजी के लिए काम करना है। और उसी तरीके से फिर मेरा दिमाग चेंज हो गया और मैं अपने समाज सेवा में, गरीबों की मदद में उसी दिन से मैं लगा हुआ हूँ और आज भी कर रहा हूँ, पहले भी करता था। सर आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा? जैसे कि आप सरपंच भी बने, एमएलए के दावेदार भी रहे, चुनाव भी लड़ा आपने। उस दौरान आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और उस सफर ने आपको क्या सिखाया सर? भाई उसमें जो मेरा चुनाव का टाइम रहा है उसमें एक तो मेरे को अच्छे बुरे की पहचान हुई। हाँ। क्योंकि हर आदमी जिसकी मैं इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ और चुनाव के टाइम में उसका पता भी नहीं है, तो उसमें अच्छे और बुरे आदमी की पहचान होती है। वो मैंने सबक लिया। और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं सरपंच हूँ। मैं आम आदमी की तरह, एक गरीब आदमी की तरह मैंने काम किया। और अगर कोई गरीब आदमी में खाना खा रहा हूँ और कोई आ गया या फकीर आ गया, कोई गरीब आदमी आ गया, तो मैं उसको साथ बैठ के खाना खिलाता था। यही सेवा मैंने सरपंची में करी है, यही मैं पहले करता था। उसके बाद में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा 2013 में। उसमें बीजेपी की लहर थी, किसी की पार पड़ने वाली थी नहीं, ऊपर वाले का आदेश था और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना था। तो उसमें मेरे को कामयाबी नहीं मिली। आप निर्दलीय थे या कांग्रेस से? नहीं, मैंने किरोड़ी लाल मीणा ने तीसरी पार्टी बनाई थी। हाँ। लोजपा। हाँ। लोजपा का टिकट था मेरे पास। अच्छा। हाँ, उससे मैंने चुनाव लड़ा था। वो नई पार्टी बनी थी, उसको कोई जानता भी नहीं था। मेरे को जबरदस्ती किरोड़ी लाल मीणा ने चुनाव लड़ा दिया, भाई आपको लड़ना पड़ेगा। तो मैं चुनाव लड़ा। उसके बाद में अच्छे दिग्गज सब साफ हो गए और बीजेपी की लहर आ गई। उसके बाद में फिर मैंने चुनाव नहीं लड़ा। जैसे कि हम आपको बता दें, नशा मुक्त अभियान हो या दहेज जैसी जो कुप्रथाएं हैं उसके खिलाफ इन्होंने लगातार काम किया है। कई पंचायतें भी की मेवात में दहेज को रोकने के लिए, लगातार काम किया है नशा मुक्त अभियान के तहत। यहाँ तक कि इन्होंने एक गाना भी निकाला है, ठीक है, उसमें भी इस बात को दर्शाया है कि नशा नहीं करना है, दहेज नहीं लेना है। तो नशा मुक्त और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आपने लगातार काम किया। आज सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या दिखाई देती है सर? सबसे बड़ी चुनौती जो मेरे को समाज के अंदर और सर्व समाज के अंदर जो दिखाई देती है, हाँ। आज की तारीख में पहले नंबर पे नशा है। हाँ। नशा, ये जो चिट्टा है, अफीम है, गांजा है, और जो चिट्टे का नशा है, फोरेक्स है, ये 2-2 दिन तक आदमी को होश नहीं रहती है और उसको ये पता नहीं तो अपने घर में घुस रहा है, दूसरे के में घुस रहा है। वो घर खत्म हो जाता है, रिश्तेदारी खत्म हो जाती है, वो पूरे घर का नाश हो जाता है, बेड़ा गर्क कर देता है। तो नशा बहुत ज़रूरी रुकना चाहिए और हर आदमी को इसमें ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चों पे
निगाह रखनी चाहिए कि भाई कोई गलत संगत में ना बैठे, और नहीं तो उसका बेड़ा गर्क है, उसका घर भी खत्म और वो लड़का भी खत्म जो करने वाला। अभी सरकार ने कुछ प्रयास भी किए थे नशा रोकने के लिए। वो आप नरेंद्र खटाना जी पूरे गांव वाले मिलके वो नशा पे रोक लगाने के लिए आपने प्रयास किए थे। नशा हमने, पुलिस भी हमारा सहयोग कर रही है, प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा है, हर आदमी सहयोग कर रहा है। सबको पता है कि एक नशे की आंधी चल रही है और ये नशे की आंधी सब घरों को साफ कर रही है। इतनी दुनिया भर की मौतें हो रही हैं, दुनिया भर की बीमारी से फैल रही है, तो सबको दुख है इस चीज़ का, हर आदमी बर्बादी पे है, तो ये नशा रुकना चाहिए। तो सबने कोशिश करी और घटाड़ में भी हमने मदद करी, सबने हमारा सहयोग करा और काफ़ी फर्क भी पड़ा है। और अब भी हम निगरानी में हैं, अगर हमारे को कहीं ऐसा कुछ दिखाई देगा तो इंशाल्लाह हम फिर भी कोई पंचायत बिठाएंगे छोटी मोटी। मेवात को लेकर देश में कई तरह की धारणाएं बनी हुई हैं सर। आप चाहते हैं कि आने वाले समय में मेवात की पहचान किस रूप से हो? मेवात, एक जो पहले मेवात था वो मेवात तीन नामों से जाना जाता था। हाँ। सादगी और तबलीग और सही रास्ते पे चलने का, ये तीन रास्ते थे इनके। सादगी और तबलीग और ईमानदारी बिल्कुल इनके साथ थी। अब ना सादगी रही, ना ईमानदारी रही, और ना बस कुछ काम चल रहा है तो थोड़ा तबलीग का चल रहा है, उसका भी लोगों पे कम असर है। तो मेवात जो ये है मेरा भाई, एक तो इसमें शुरू नंबर में दहेज खत्म होना चाहिए, और पहले नंबर पे एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सही बात कही आप। बगैर एजुकेशन के कामयाबी नहीं है। एजुकेशन है तो वो अपनी सही लाइन पकड़ेगा, सही लाइन पे चलेगा, और घर में एजुकेशन नहीं है तो वो किसी भी आउट रास्ते पे जा सकता है, किसी भी संगत में बैठ सकता है। तो मेन काम है एजुकेशन का, मेवात के अंदर ध्यान देना, एजुकेशन बहुत जरूरी है, और उसके बाद में दहेज, और उसके बाद में नशाखोरी। ये दो काम हैं। तीन काम। हाँ, ये तीन काम हो गए। ये तीन काम रुकने चाहिए मेवात के अंदर, इंशाल्लाह मेवात पटरी पर आ जाएगी और वही मेवात बन जाएगी। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। दहेज प्रथा, मैं तो कहता हूँ पूरे भारत देश में ये दहेज प्रथा रुकनी चाहिए, क्योंकि कई सारे केस आते हैं कि जिसमें को जिंदा जला दिया जाता है क्योंकि दहेज कम मिला है, इसलिए तो ये बिल्कुल रुकना चाहिए। कई सारे केस पड़े हुए हैं, तो इस पे काम। और एजुकेशन, हाँ, मैं तो सभी लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप 2 रोटी भले कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है ना वो बच्चे ही सुधारेंगे आपके। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। और तीसरी बात जो इन्होंने कही, नशा मुक्त, वो भी बहुत जरूरी है। कोई भी युवा नशा की तरफ अग्रसित ना हो। सर, अब मैं ऐसे विषय पर आपकी राय जानना चाहता हूं जो हाल ही में पूरे राजस्थान और मेवात क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। मैं बात कर रहा हूं भरतपुर डी जिले के सिकरी थाना क्षेत्र के गांव बुडिली की घटना की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस एक आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंची थी। पुलिस का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों और परिवार के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, तोड़फोड़ की और उनके साथ गलत व्यवहार किया। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग भी उठी है। सर, हमारा उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि आपकी निष्पक्ष राय जानना है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नज़र से देखते हैं? आपके अनुसार ऐसी घटनाओं में कानून पर क्या असर पड़ता है? जनता का विश्वास कैसे बना रहे और समाज को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? ये जो भरतपुर भूडली सीकरी का जो मैटर है, ये मैटर वहाँ भरतपुर साइड में जो भी मेवों के काम है वहाँ साइबर ठगी है। हाँ, टटलूबाजी भी करते हैं, साइबर ठगी भी करते हैं। पांचों आंगली सार नहीं होते गांव में। हाँ, बिल्कुल। तो ये नहीं कि भाई पूरे सारे परिवार कर रहे हैं, पूरे घर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो किसी ने अगर कहीं वो टटलू काट दिया और पुलिस ने उन पर दबिश दी, पुलिस के साथ उन्हें मारा कूटी कर दी,
तो पुलिस का फर्ज बनता था उन्हीं के ऊपर केस बनाना और उन्हीं को पकड़ना और उन्हीं का सामान तोड़ना। हाँ। अगर उनको इतना क्रोध था भाई पुलिस उन्हें पीट दी तो उनके साथ भी करते जो कुछ करते वो। ये जिस घर में इन्होंने तोड़ फोड़ करी है, एक लड़का एक साल पहले एक बंदूक को लेके है नहीं वो वायरल हो रहा था, इनका लड़का। तो ये कोई घना बड़ा केस भी नहीं है भाई। अगर पुलिस मौके की चाहे तो बुला के है नहीं बंदूक बरामद कर ले, उसको बंद कर देती। बिल्कुल। इसमें इतना कोई बड़ा काम नहीं है कि भाई इसने तो कोई मर्डर कर दिया या कोई डकैती कर दी या कोई वो काम नहीं था। लेकिन पुलिस के कान भर दिए वहां के दलालों ने और वहां के मुखबरों ने और वहां के जो पुलिस से अटैच थे उनने। भाई ये घर खाता पीता था, जमींदार बड़ा था, ये इसके 20 तो भैंस है कम से कम। हाँ, बड़ा ही मकान था, ये अपनी लाइन से खाने कमाने वाले आदमी थे। तो इनका घर उन दलालों को उजड़ करवाना था। तो पुलिस के साथ मिलके वो भी लोकल आदमी के साथ थे और पुलिस भी थी। इनका कोई गिलास भी नहीं छोड़ा, कुत्ता भी मार दिया इनका। कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें पुलिस ने छेद नहीं करा, सारे तोड़ दिए। अरे लट्ठा से तोड़ दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर उन्होंने जुल्म करा है तो कानून के हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए। अब इन्होंने तो पुलिस ने क्या कर रखा है, वर्दी के भेष में ये तो एक जैसे भेड़िए होते हैं ना जो झपट चलाते हैं, ये वर्दी के भेष में गुंडागर्दी कर रहे हैं और गुंडे तरीके के ये काम कर रहे हैं। ये कोई कानून का काम नहीं है, किसी का बर्तन तोड़ना, किसी का कुत्ता मारना, किसी का हुक्का तोड़ना। भाई कानून का काम थे, उसको पकड़ के उनको भाई उनको ले जाते, उनको चालान कर देते, बंदूक बरामद कर लेते। नहीं करते तो उनका जो भी उन पर दंडित उनको किया जाता या कोर्ट करे या कुछ भी करे वो कानून के हिसाब से होना चाहिए था। तो मैंने जाके वहाँ ये मुद्दा उठाया था, काफी मुद्दा उठा, लोग इकट्ठे हुए दूसरे दिन, पुलिस प्रशासन सारा 20,000 आदमी वहाँ इकट्ठे हुए, सबने कहा ये गलत हुआ है। अब उसके बाद में जो वहाँ के नेता और नागड़ा हैं जो वहाँ चुनाव लड़ते हैं, एक्स MLA हैं या भावी MLA हैं या MLA बनने की सोच रहे हैं, प्रधान हैं, अब उनकी वहां पे क्या है कि आपस में खींचातानी है। अरे नहीं यार, ये नंबर नहीं बना ले, वो नंबर नहीं बना ले, इससे समाज को हो रहा है नुकसान हो रहा है। मैं उनसे, नेताओं से, जिम्मेदारों से और भावी MLA से कहना चाहता हूं, इसमें बिल्कुल भी कोई खुराफाती मत करे। ये समाज का काम है और पुलिस ने ज्यादती करी है, सबको एकजुट होकर पुलिस के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो मैं यही सबसे निवेदन करता हूँ, इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और जुल्म के खिलाफ सबको इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। हाँ। एक और घटना थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर में CM साहब का काफिला जा रहा था, तो एक मोमोज की रेडी एक महिला ने लगाई थी, तो पुलिस वालों ने उस महिला के ऊपर खौलता हुआ मोमोज का पानी फेंक दिया और बकायदा वो महिला जल गई। तो जब प्रशासन ऐसी हरकतें करेंगी, देखो पुलिस को देखकर, प्रशासन को देखकर सेफ्टी फील होना चाहिए, लेकिन जब पुलिस वाले ऐसी हरकतें करेंगी तो लोगों के मन में डर ही होगा। अभी एक न्यूज बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, वो भरत तिवारी इनकाउंटर, उसमें भी प्रशासन की गलती निकल के आई। उस बच्चे को उन्होंने पागल साबित करने को लगे, जबकि वो मांगे अच्छी कर रहा था। वो तो अपने गांव में स्ट्रीट लाइट की मांगे कर रहा था, विकास की मांगे कर रहा था, उसका इनकाउंटर कर दिया इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं जब प्रशासन गलत हो तो प्रशासन की भी खिंचाई होनी चाहिए, और लोग गलत हो तो लोगों की भी खिंचाई होनी चाहिए। अभी वो महिला है, उस पे खौलता पानी फेंक दिया, मोमोज की रेडी लगाई थी उसने। अभी आपने इंसिडेंट देखा होगा, जयपुर में CM साहब का काफिला आ रहा था, तो वो प्रशासन ने वो गलती कर दी, पूरी दुनिया ने देखा उसको। अगर आपको मेवात के विकास के लिए 3 सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्राथमिकता तय करनी हो तो वो क्या करेंगे सर? शिक्षा और समाज सेवा और अपने अखलाक, नरमाई, स्वास्थ्य, ये होना चाहिए जी। अगर आज पूरे देश के युवा आपको सुन रहे हो तो आप उनसे एक बेहतरीन इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए क्या संदेश देंगे कि वो बेहतरीन इंसान बने और एक जिम्मेदार नागरिक बने? पहले नंबर पे एजुकेशन, दूसरे पे बोली भाषा में नरमाहट, अखलाक जो होते हैं, और तीसरी पॉइंट में देशभक्त
समाज के लिए काम करना और देश के लिए काम करना। अब हम आपसे कुछ आपके राजनीतिक जीवन के बारे में सर पूछेंगे। जब आपने एमएलए का चुनाव लड़ा था, खैर एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि जीवन में एक बार चुनाव जरूर लड़ना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल जाता है कि कौन आपके साथ है अच्छा और बुरे को कौन पता। आपके खिलाफ है। मतलब उन्होंने कहा था कि जो आपके साथ हैं वो भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो जब आपने एमएलए का चुनाव लड़ा था सर, उस समय आपकी कैसी पोजीशन थी? भाई बहुत बढ़िया पोजीशन थी मेरी, कोई कमी नहीं थी। मैं खूब काम करता था लोगों के, लोग मेरे पास काफ़ी दिनों से बैठते थे। लेकिन ये सही है, अगर किसी को अच्छे बुरे की पहचान करनी है तो उसको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव में ही अच्छे बुरे की पहचान होती है। 20 साल की जो उठा बैठे और वो उसको तो आप खास लगा के चल रहे हो ना, और चुनाव के टाइम वो भग जाता है, तो ऐसे आदमियों की पहचान होती है, दुख होता है। ऐसा आदमी की अच्छे बुरे की पहचान होती है चुनाव में, और चुनाव तो लड़ना चाहिए। अगर चुनाव नहीं लड़ोगे तो जनता का काम कैसा होगा, और फिर ये जो सरकार है इसके खिलाफ कैसे जाओगे आप? तो चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि खूबी जी एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है और समाज सेवी है, साथ में ये धार्मिक भी व्यक्ति है। इन्होंने 2013 में हज भी किया है सर। मेरा ये जब पहले से मैंने सूरत संभाली है ना, मैं जुमे की नमाज भी पढ़ता था, अब तो मैं 5 टाइम की पढ़ता हूँ। और मेरा एक ज़्यादातर, जैसे मैं अजमेर जाता था, अजमेर खानगाह है, दरगाह है, वहाँ मैं जाता था, तो वहाँ मैं देखता था सर्व समाज को। और ये जो पीर पैगंबर बने हैं, ये जो बने हैं, जो ऊपर वाला के नज़दीक गए हैं, ये सबको एक निगाह से देखते थे। ये उनके ये नहीं है कि भाई ये हिंदू है मुसलमान है, इनके लिए इंसान है। और जो इंसान ही ऊपर वाला ने एक बनाया है, या कुनबे कबीले में तब्दील कर दिए, गोतों में तब्दील कर दिए, कास्टों में तब्दील कर दिए, इन्होंने ये बखेड़ा फैलाया है। यहाँ उन्हें ऊपर वाला ने एक इंसान बनाया है। पीर पैगंबर पे आप जाओगे, दरगाहों पे जाओगे, वो सबकी सुनता है और सबके लिए दुआ करते हैं वो। तो ये मेरा पहले से ही शौक था दरगाहों पे जाने का, और यही शौक पड़ने पे ईमान ताज़ा होता है आदमी का। जब जाता है तो वहाँ उनको पता लगता है कि भाई ये इन्होंने जब ये काम करे तो तेरे को भी करना चाहिए। इसीलिए मैं सर्व समाज का काम करता हूँ। अब इन आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक सर, जिसका आपको जवाब जल्दी देना है, ठीक है। बचपन की सबसे शरारती आदत क्या थी? क्या कभी आपको मम्मी ने डांटा है, कोई आपने शरारती चीजें? नहीं भाई, मम्मी ने हमारे को नहीं डांटा, बस यही शरारत थी, बच्चों में आपस में लड़ाई झगड़ा करना, थोड़ा बहुत शरारत करना, और कोई ज़्यादा। अगर आज फिर से आप 18 साल के हो जाएं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर आप फिर से जवान हो जाए तो? फिर से जवान हो जाऊं तो पहले शुरू नंबर में एजुकेशन, और देश के लिए काम करना, सर्व समाज के लिए काम करना, नरमाई से पेश आना, और ऊपर वाला से डर के चलना, कामयाबी है। एक शब्द में खूबी खान जी, अगर आप अपने आप को एक शब्द में बताएं तो वो क्या होगा? एक शब्द में बताए तो मैं खूबी खान, मैं कुछ भी नहीं, एक अल्लाह का बंदा हूँ, और जो सबके लिए काम करता हूँ, और अल्लाह के हुक्म से काम करता हूँ। अब भी अल्लाह के हुक्म से काम कर रहा हूँ, जो होगा अल्लाह की तरफ से होगा, तो उसी से डर के चलता हूँ। आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है, गांव या शहर? मेरे को गांव पसंद है सबसे ज्यादा जी। हाँ। आपकी सबसे मजबूत आदत जो आपको एकदम मजबूती से खड़ी रहने, जब आप मजबूत फेस में भी हो तो आपको खड़ा कर देता हो? मजबूत आदत है मेरी जुल्म के खिलाफ लड़ना और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। चाहे मेरा भाई भी है, मैं उसकी भी नहीं सुनता हूँ। कोई भी, चाहे मेरा नज़दीकी है, अगर वो गलत कर रहा है तो मैं बिल्कुल उससे कहूँगा तू गलत कर रहा है, और उस पर मैं खड़ा हो जाता हूँ कि भाई तू करेगा नहीं। समाज की एक ऐसी बुराई जिसे आप सबसे पहले हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं? समाज की सबसे बड़ी बुराई, आपस में चिढ़न तो सबकी होती है, ये तो खत्म होगी नहीं, पहले से ही चली आई है, लेकिन समाज में से नशा और दहेज और जो एजुकेशन की लापरवाही हो रही है, ये 3 चीज खत्म होनी चाहिए। आपको मेवात के हर युवा से सिर्फ 1 मिनट बात करने का मौका मिले तो सबसे पहला संदेश क्या होगा सर? एजुकेशन का ही संदेश दूंगा मैं। एजुकेशन है तो सारी खुराफाती खत्म होंगी, सही लाइन पे चलेगा। और एजुकेशन नहीं है घर में तो वो खुराफाती लाइनों पे चलेगा और गलत रास्ते पे जाएगा। जिंदगी ने आपको सबसे बड़ा सबक क्या दिया?
भाई जिंदगी में सबसे बड़ा सबक यही है, अब भाई सीधे रास्ते पे चलना, आउट रास्ते से बचना, नरमाई से पेश आना, ऊपर वाले से डर के चलना, तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिक रास्ते खुल जाते हैं और समाज की सेवा करना। 3 शब्दों में अपनी पूरी जिंदगी कैसे बताएंगे आप? 3 शब्दों में। मैंने बता दिया, एजुकेशन और समाज सेवा और ईमानदारी और ऊपर वाले से डर के चलना, ये 3 में लगा हुआ। सर, आपने अपने अनुभव, अपने विचार और अपनी विभाग की राय हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त समय में से कीमती समय निकालकर स्टूडेंट आर्यन टॉक के मंच पर हमारे साथ यह सार्थक बातचीत की। हमें विश्वास है कि यह आपकी बातें हमारे दर्शकों पर, विशेषकर युवाओं के लिए और मेवात क्षेत्र के लिए एक मार्गदर्शन साबित होगा। एक बार फिर से आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।